नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वक्त हो गया बिग डिबेट का और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों पर शनिवार शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। यहां भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता सभाएं कर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मालवा निमाड़ अंचल में डेरा डाले हुए हैं। पिछले दिनों इस अंचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार और खरगोन तो राहुल गांधी ने रतलाम और खरगोन में सभा कर चुके हैं। आखिर किस तरीके का चौथे चरण को लेकर राजनीतिक पार्टियां और नेताओं का दौरा चल रहा है, किस तरीके से चुनावी माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, रिपोर्ट से समझिए। मध्य प्रदेश में 3 चरणों के चुनाव के बाद अब अंतिम चरण का चुनाव 13 मई को होना है। इस दौरान मालवा और निमाड़ की 8 सीटों पर मतदान होगा। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। 11 मई की शाम इन सभी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार का शोर थम जाएगा। आज सीट पर 74 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। चौथे चरण में देवास में 8, उज्जैन में 9, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, धार में 7, इंदौर में 14, खरगोन में 5, खंडवा लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। दिलचस्प बात यह भी है कि इन लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम वोटर्स का भी दबदबा है। विधानसभा वार देखें तो इंदौर 1, इंदौर 5, मऊ, राऊ, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, जावरा, शाजापुर, शुजालपुर, आगर मालवा में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है। प्रदेश की बची हुई 8 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में यह बड़ी भूमिका निभाएगी। चौथे चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने दावा किया है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे जमीनी मुद्दों पर वोट कर रही है। कांग्रेस बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। हम आधे से ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मालवा निमाड़ की सभी सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी का दावा है कि वो अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी ने कहा कि ये इसलिए होगा क्योंकि जनता हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण, लूट का काम करती है। कांग्रेस रंग भेद, वर्ग भेद पर काम करती है। इन सब मुद्दों को हम जनता तक पहुंचा रही है। मालवा अंचल में चौथे चरण का चुनाव है। राष्ट्रवाद के मुद्दों के साथ जनता हमें वोट देगी। मध्य प्रदेश में चौथे और अंतिम फेज में हो रही मालवा निमाड़ अंचल की 8 सीटों पर चुनाव कितने रोचक है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी तक यहां प्रचार करने पहुंचे। इसके अलावा कई राष्ट्रीय और प्रदेश के नेताओं ने ताकत लगाई। बहरहाल देखना होगा कि मालवा और निमाड़ की जनता इस बार किसे अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। चलिए चौथे चरण के रण की बात करेंगे और मध्य प्रदेश में क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, इस पर भी संवाद होगा। संवाद करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, सबका स्वागत करते हैं। मिलन भार्गव जी का स्वागत है, बीजेपी प्रवक्ता है। मिलन जी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। त्रिपाठी जी आपका भी स्वागत है, कांग्रेस प्रवक्ता आप हैं। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निगम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। हमने कुछ अलग तस्वीर इस बार देखी है जो अभी तक शायद लोगों ने, हमारे दर्शकों ने या फिर आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कभी देखी होगी। नोटा पर वोट दबाने की बात। एक तरफ आप कहते हैं कि मजबूती के साथ हम चुनाव में मैदान में हैं, हम सीटें ज्यादा लेकर आएंगे, गठबंधन का साथ पूरे देश में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है। लेकिन सर आखिर क्या कमी है, क्या वजह है? आपकी पार्टी तो बड़े बड़े नेताओं को जन्म दिया है, बड़े बड़े नेता आपके पार्टी से निकल कर आए हुए हैं। तो आखिर जो मैदान में है, जो निर्दलीय लड़े हुए हैं, क्या वो नेता नहीं है? उनको आपने सपोर्ट आखिर क्यों नहीं दिया? उनको आप नेता बना देते। आपके पार्टी के नेता तो बगावत कर दूसरे पार्टी में पहुंच चुके हैं। जो कल तक आपके झंडे और नारे में बुलंद आवाज को करते थे, वो अब बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। सर देखिए, निश्चित ही सुबह जो व्यक्ति कांग्रेस का प्रत्याशी जनता के बीच में जाके कांग्रेस की रीति नीतियों को बता रहा है, भाजपा की मुकाबलत कर रहा है, वो 2 घंटे बाद वहां के विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी उनको घर से लेने जाते हैं, रमेश मेंदोला जी जाते हैं, लेकर आते हैं, कलेक्ट्रेट पे जाते हैं, नामांकन वापस कराते हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। 17 साल बाद 307 का प्रकरण दर्ज किया जाता है, उनकी संपत्तियों की नफ्ती की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और किसी भी तरह उनका नामांकन वापस ले लिया जाता है, और वो भी किस दिन? नामांकन वापसी के अंतिम दिन। तो निश्चित ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, जो कि पूरे देश भर में सत्ता के लालच में भाजपा कर रही है। तो आज कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है कि सत्ता के लालच में भाजपा इतनी अंधी हो गई कि वो अपने आप को संविधान और लोकतंत्र से ऊपर समझने लगी है। निश्चित ही बहुत सारे लोगों ने अपने किसी प्रलोभन में, किसी डर में या अपने किसी लालच में पार्टी के साथ में बगावत की गए, परंतु जिस तरीके से निरंतर पूरे
पूरे देश भर में विपक्षी दलों को खत्म करने की एक मुहिम भाजपा द्वारा चलाई जा रही है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और आज इंदौर की जनता ने ठाना है कि अगर इस तरीके की गतिविधियों पे अंकुश लगाना है तो हमें ऐसा कोई एक संदेश देना पड़ेगा पूरे देश भर में कि ताकि भाजपा पुनः इस तरीके की घटना की, इस तरीके की रणनीति की पुनरावृत्ति ना कर सके। क्योंकि आपको अगर स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छा चुनाव चाहिए तो मैं समझता हूं प्रत्याशी एक दूसरे के ऊपर कई तरीके के आरोप लगा सकते हैं, अपनी प्रतिभाएं बताएं। आप भाई शंकर ललवानी जी इंदौर में। त्रिपाठी जी, हम आपसे सवाल इसलिए, पहला सवाल आप ही से किए हुए, और इंदौर क्योंकि आर्थिक राजधानी कही जाती है, सबकी नजरें हैं, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि नोटा का आप प्रचार करें? आप प्रचार करते, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको अपने खेमे में ले लेते, वो भी तो नेता हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने अगर कोई टक्कर देने को तैयार है तो निर्दलीय प्रत्याशी, क्योंकि उनको मालूम है कि लोकसभा का चुनाव है, पार्टियों को ही लोग वोट देते हैं, फिर भी आपके साथ वो सीना तान कर डटे हुए हैं। आप उनमें से आपको लगा नहीं कोई कि नेता है, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, उनको जिताने का काम करना चाहिए? तिवारी जी, तकनीकी रूप से अगर आप इस बात को समझना चाहेंगे तो खजुराहो में जो घटना हुई थी वो घटना दोबारा ना हो तो पूरे प्रदेश में लोकसभा के उम्मीदवार के साथ साथ एक डमी भी फॉर्म डाला गया। परंतु डमी फॉर्म का जब फॉर्म वापस ले लिया जाता है तो उसके बाद में भाजपा ने इस तरीके के कृत्य को अंजाम दिया। हमारे एक और प्रत्याशी वहां पे थे जिनका फॉर्म था और उस फॉर्म को लेकर हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। न्यायालय अगर हमको अनुमति देता तो हमारा एक प्रत्याशी वहां पे कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में चुनाव लड़ता। परंतु जिस तरीके से इंदौर में भाजपा अपनी जमीनी खो चुकी है और निश्चित ही उनके सांसद ने वहां पे कोई विकास कार्य नहीं किया, जनता इस बात को बहुत भली भांति जानती है। भाजपा डरी हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है, तो भाजपा प्लान बी के रूप में विपक्षी दलों को खत्म करने के लिए उनके प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं भयभीत कर रही है, डरा रही है, धमका रही है और अपने पक्ष में शामिल करा रही है। भाई, आप अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करते हैं, आप कहते हैं करोड़ों हमारे कार्यकर्ता है, उसके बाद क्या आवश्यकता है आपको दूसरे दलों के लोगों को लेकर आने की? मैं भाजपा से प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप तो विश्व का संगठन, सबसे बड़ा संगठन का दावा करते हैं ना, क्या व्यवस्था है कि आपको दूसरे दलों के लोगों को लेने जाना पड़ता है? कैलाश विजयवर्गीय जी से प्रश्न ये उत्पन्न होता है, भाई अक्षय बम को जाना था, आपको लाना था क्या? आप कैब ड्राइवर है क्या? आप घर में ट्रेवल्स की सुविधा दे रहे हैं क्या कि कौन छोड़ने जाना चाहता है मैं घर लेकर आऊंगा? तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से संदेश है, राजनीतिक अपहरण हुआ है उनका। मीडिया से बात नहीं करने दिया गया, भाजपा कांग्रेस के नेताओं से बात नहीं करने दिया गया, परिवार के लोगों से बात नहीं करने दिया गया, डराया गया, धमकाया गया। तो निश्चित ही जनता ने देखा और जनता ने इस चीज की एक, मैं समझता हूं, क्रांति वहां पे चालू हुई है और इंदौर में वो एक पूरे देश में संदेश जाएगा कि जिस तरीके से भाजपा ये रणनीति अपना रही है, इस रणनीति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। तो इंदौर के लोगों ने, इंदौर के नागरिकों ने इस चीज का आह्वान किया और कितना सफल होते हैं, कितना असफल होते हैं, 4 तारीख को परिणाम में दिख जाएगा। मिलन भार्गव जी, आपके पास आएंगे। कांग्रेस पार्टी का भी सवाल है और सवाल यह भी है कि जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा है, लोकसभा चुनाव में देखा है कि बड़े बड़े नेताओं को, जो पिलर कहे जाते थे कांग्रेस पार्टी के, उनको अपने खेमे में आपने ले लिया। कमलनाथ तक की कोशिश आपने की है, लेकिन दरवाजे तक आके वापस चले गए। हालांकि थोड़ा सा उसमें आपको निराशा मिली। लेकिन भार्गव जी, आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, प्रधानमंत्री मोदी का वर्चस्व है, लहर की बात आप करते हैं, तो आपको डर किस चीज से लगता है कि आप सामने वाले को जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं? ठीक है, अक्षय बम की बात आई और ऐसे आपने बड़े नेताओं को अपने पार्टी में खेमे में लिया। लेकिन सर, आप ये बताइए कि क्या आपको लगता नहीं है कि जो चीजें आप मंच से करते हैं, चुनावी वादे दावे करते हैं, देश के प्रधानमंत्री वो बातें करते हैं, कुछ चीजें जनता को समझ में आती हैं, जनता को समझ में आता है कि आप कितना सही है, कितना गलत है। और भार्गव जी, जनता एक ही दिन जवाब देती है जब ईवीएम के पास पहुंचती है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा फर्क होता है मतदान का। जब जिस प्रकार से संविधान सदन में पहुंचाना और अपनी बात तक और अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सदन में चर्चा होने के बाद सरकार उसकी चुनाव करे। जब आपके सिक्के ही खोटे हैं तो आप नोटे का प्रचार करके, नोटा का प्रचार करके क्या हासिल करेंगे? जब आपके नेता ही पाकिस्तान का चरण चुंबन कर रहे हैं और आप देश का अपमान कर रहे हैं और कह रहे हो कि पाकिस्तान से डरिए क्योंकि उनके पास एटम बम है, और आपके ही नेता आपके विचार को खुलासा कर रहे हो कि देश के बहुसंख्यक की संपत्ति दान करेंगे, देंगे, और आपके ही नेता, आपकी ही सरकारें जब ये कह रही हो कि हम ओबीसी वर्ग का आरक्षण घटाकर उस पर डाका डालकर हम मुसलमानों को देंगे, तो आपके पास बताने के लिए है क्या? देखिए, सबसे बड़ा विचित्र कहानी ये है, नोटा का प्रचार इंदौर में ही है, न खजुराहो में या कांग्रेस गुप्त और
लुप्त हो चुकी है। ना सूरत में है नोटा का प्रचार जहां इनके प्रत्याशी बाहर खड़े हुए, ना है नोटा का प्रचार पुरी में है जहां स्थिति किस प्रकार की निर्मित हुई। देश में अलग अलग जगह की बातें आ रही है। कांग्रेस के कई सारे प्रत्याशी बेमन से चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने जिस मानसिकता का प्रदर्शन किया है, इस देश विरोधी विचारधारा को इस प्रकार से पोषित किया है, अब कांग्रेस का प्रत्याशी नेता जानता है कि हाथ के पंजे पे वोट नहीं मिलने वाला, इसलिए नोटा का प्रचार करना। और सबसे बड़ी विचित्र कहानी मध्य प्रदेश में इसलिए है कि जीतू पटवारी जी ने महिलाओं के अपमान में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, जो महिलाओं में, दलित महिला में चाशनी ढूंढने का जो प्रयास किया है, तो अपनी हताशा निराशा को छुपाने के लिए अब वो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जिस जगह से गृह जिले से आते हैं वहां नोटा में वोट डलवा कर वो अपनी हार हताशा को छुपा रहे हैं। आज कांग्रेस के हर्ष देखिए, 100 वर्ष पुरानी पार्टी। भार्गव जी देखिए, भार्गव जी नींदें तो आपकी भी उड़ी है, आपके पार्टी के नेताओं की उड़ी हुई है। अगर ऐसा ना होता तो जिस दमखम के साथ आप 400 पार के नारे लगा रहे थे, वो नारे थोड़े फीके पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय वो जोश, वो उत्साह, वो उमंग दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, पड़ोसी राज्यों में आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बातचीत में और जोश में कमी दिखाई दे रही है। भार्गव जी देखिए, माफी के साथ में मीडिया के किसी संस्थान ने ऐसी बात तो नहीं की कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई, प्रधानमंत्री घबराए हुए। लेकिन स्वराज यदि ये कह रहा है तो स्वराज व्यक्तिगत कह सकता है। आपको व्यक्तिगत कुछ आक्षेप लगाने तो आप स्वतंत्र हैं मीडिया के। ये सर जनता की आवाज है सर, हम भी जनता के बीच में जाते हैं, संवाद करते हैं। जिस तरीके से आपके पास बातें आती है उसी तरीके से हम भी जाते हैं, हमारे पास भी बातें आती है। ये सवाल केवल स्वराज मेरा खुद का नहीं है, सवाल जनता का है सर। भारतीय जनता पार्टी आप घबराई दिख रही है। अरे मिलन, ये अच्छे बम की दम पर ये क्या इंदौर जीत लेते हैं? आपको लग रहा है ऐसी कौन सी सीटें जो कांग्रेस पार्टी जीत रही है? आप ही बता दीजिए। अरे मिलन, मैं सुन रहा था लगातार आपकी बात। अभी आप कह रहे थे कमलनाथ जी को लाने में असफल रहे। कमलनाथ जी को हमने कभी लाने का प्रयास नहीं किया। बीडी शर्मा जी का बयान क्या था सर? बीडी शर्मा जी जिस कमलनाथ को लगातार बोलते थे करप्शन नाथ, कैसे अचानक मोहन कमलनाथ की तरफ हो गया? कमलनाथ का स्वागत कर रहे थे सर, कमलनाथ जी का स्वागत बीडी शर्मा जी ने बोलते रहेंगे। करप्शन नाथ जो थे वो है और रहेंगे। अजीत पवार, हमने कहीं पीछे नहीं हटे। अजीत पवार करप्शन नाथ है कि नहीं है? बिल्कुल। देखिए, अजीत पवार की शरण में कोई महाराष्ट्र में ईओडब्ल्यू में करोड़ रुपए की लेन देन की, घोटाले की एफआईआर दर्ज की जब विपक्ष मुझे ये बताइए, आप प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। मिलन भाई, आप नोटा से विषय कहां ले रहे हैं? अजीत पवार के ऊपर महाराष्ट्र में ईओडब्ल्यू ने करोड़ रुपए के लेन देन की एफआईआर दर्ज की थी। जब विपक्ष में भाजपा में आते ही एफआईआर खत्म हो गई, तो निश्चित ही वो भ्रष्टाचारी नहीं है। अब नहीं है, सोनिया बीजेपी चल रहा है, अब नहीं है। तो क्या कहेंगे? आप सलाखों के पीछे होना चाहिए कि भार्गव जी देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी का सपोर्ट कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अजीत पवार जी का आप कर रहे हैं, किसका कैश पकड़ाया जा रहा है? आपके उस प्रत्याशी का क्या कहेंगे जिसके 300 से ज्यादा वीडियो आए अश्लील, जिसके चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री खुद गए थे? उनकी गिरफ्तारी कब होगी? आप महिलाओं के लिए पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ना, तो आपने वो वीडियो पे, आपको वीडियो पे आपत्ति नहीं है? आपका सांसद प्रत्याशी हजारों की संख्या में वीडियो बनाता है, वो महिलाओं का सम्मान, वहां महिलाओं का सम्मान नहीं है क्योंकि वो आपका प्रत्याशी है। किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं साहब? ये मिलन भाई, ये दोहरा चरित्र क्यों? जनता इस बात को देख रही है। देश के प्रधानमंत्री आज उपलब्धियों पे बात करने की जगह डरे हुए हैं, मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो मंगलसूत्र छीन जाएंगे। अरे हम हिंदू हैं, हम अपनी महिलाओं का सम्मान बचाना, उनकी रक्षा करना जानते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोच भी ले। देश के प्रधानमंत्री जब इस तरीके की निम्न स्तर की टिप्पणी करते हैं तो उनकी बौखलाहट, घबराहट जनता देख रही है। जिस तरीके से आपकी पार्टी में अब कोई दम बचा नहीं है, आपके सांसद के प्रत्याशी घर से निकल नहीं पा रहे हैं, उपलब्धियां जनता को बता नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित ही आपके पैरों तले जमीन खसक चुकी है। 4 तारीख को देश की जनता जवाब देगी। 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन भार्गव जी, जिस बात को आप लेके उठाए हैं, स्वराज एक्सप्रेस ना तो बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, जनता का है। जनता की आवाज को उठा रहा है, उठाता था और हमेशा उठाता रहेगा। सवाल हम आपसे भी करेंगे, सवाल हम कांग्रेस से भी करेंगे, सवाल भाजपा से बर्दाश्त नहीं होती है। चलिए ठीक है भार्गव जी, वापस आते हैं। चलिए ठीक है, अब निगम जी हमारे साथ बैठे। निगम जी, जिस तरीके का हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव मतलब 5 साल की कमान,
विरासत को आगे बढ़ाना और देश को आगे ले जाने के लिए चुनाव होता है, नेता चुना जाता है और जनता इसीलिए वोट डालती है कि देश की तकदीर और तस्वीर बदले। लेकिन जनता आज भी रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रही है। आधी से ज्यादा आबादी आज इन्हीं चीजों पे, मूलभूत आवश्यकताओं पर रुकी हुई है, ठहरी हुई है। लेकिन सर, चुनाव के समय जहां पर कुछ रोड प्लान होता है, रोड मैप बनाया जाता है कि हम देश के लिए क्या करेंगे, कुछ विजन होता है कि हम लोगों के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, बुजुर्गों के लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, लेकिन आज किस तरीके की बयानबाजी होती है। और सर, सबसे हैरानी की बात होती है कि बड़े बड़े नेता जिनको हम फॉलो करते हैं, करोड़ों और लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, कोई औधा ही नहीं बचा, कोई गरिमा ही नहीं बची, कुछ भी कोई बोल रहा है। क्या यही चुनाव है सर? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, क्या ऐसे चुनाव होते हैं? नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र के लिए बड़ी शर्मनाक बात है ये कि जो राजनीतिक दल के नेता हैं, शीर्ष नेता हो या छोटे नेता हो या मध्यम वर्गीय नेता हो, जिस तरह से आजकल उन्होंने टिप्पणियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया मंचों के माध्यम में आम जनता को प्रभावित करने के लिए, तो वो शर्मनाक है और लोकतंत्र के लिए बड़ा नुकसानदायक है ये। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने बहुत पहले भी चुनाव देखे हैं और ऐसे भी चुनाव देखे हैं कि अगर विपक्ष का सत्ता में कोई रहता था और विपक्ष का प्रत्याशी जानते थे, उम्मीदवार के रूप में उसको जानते थे कि इसका पार्लियामेंट में आना बहुत जरूरी है, तो उसको हर तरह से प्रयास करते थे कि नहीं, किसी न किसी बहाने से इनको पार्लियामेंट में लाना है, क्योंकि ये अगर हमारी आलोचना नहीं करेंगे, हमें रास्ता नहीं बताएंगे, तो हो सकता है हम कहीं भटक जाएं। पहले लोगों में ये भावना होती थी। धीरे धीरे उस लोकतंत्र का इस तरह से उपयोग होने लगा, इस तरह से टीका टिप्पणी आपस में जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, पारिवारिक आरोप लगाना, चारित्र आरोप लगाना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना, अनेक प्रकार के ये करके, और उन्होंने ये मुहिम बना ली है कि नहीं, आम जनता को प्रभावित करने के लिए हम दूसरे को दोषी ही बनाएंगे, दूसरे को इतना निम्न स्तर तक ले जाएंगे ताकि जनता किसी न किसी तरह हमारी बात पे आ जाए और हमें जो है वो सपोर्ट करे। रहा सवाल ये, आपने दूसरी बात बोली कि मैनिफेस्टो, जो सवाल ये है कि पहले के ज़माने में जो कुछ भी 5 साल के लिए गवर्नमेंट चुनी जाती थी, जो कुछ भी पहले 5 साल के लिए जो है जनता जिनको अपना प्रतिनिधित्व या अपना नेता बनाती थी, वो जो 5 साल का विजन बनाते थे, जो अपना वो जनता के सामने घोषणा पत्र, उसको उस समय उसको घोषणा पत्र कहते थे। अब तो तरह तरह नाम हो गए, है ना, किसी ने कुछ नाम रख लिया, किसी ने संकल्प, किसी ने कुछ। तो सवाल ये है कि उसमें ये बताया जाता था कि हम 5 साल के दौरान अगर आपने हमें सरकार में बैठाया तो हम आपके लिए ये चीजें करेंगे, और उनमें कोशिश ये करते थे कि वो जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र बनाया है, यह घोषणा उन्होंने कही, आम जनता के सामने उन्होंने अपने वादे रखे, तो उसमें अधिकतर उनका प्रयास रहता है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसका प्रयास रहता है कि हम आम जनता को किए गए वादों में अधिकतर वादे पूरा कर पाए। इसमें कोई दो राय नहीं तिवारी जी के कोई भी दल जी, मैंने अभी 45 साल में कम से कम 25-30 चुनाव तो देखे होंगे तरह तरह के जी। मुझे लगता है कि मैंने तो नहीं देखा कि कोई भी दल जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी करता है वो 5 साल में उन वादों को पूरी तरह से लागू किया या पूरी तरह से पूरी कर पाई हो। उसका कारण क्या होता है कि वादे तो किए जाते हैं, वादे तो इतने बड़े बड़े लुभावने कर दिए जाते हैं जिसमें अरबों खरबों का खर्च रहता है, लेकिन वो खर्च के बारे में नहीं सोचते कि इसको ये पैसा हम लाएंगे कहां से। आज की डेट में एक बात हो गई, अगर आपके नॉलेज में हो तो, कि चुनाव आयोग ने जो अभी नए नियम बनाए थे उसमें उन्होंने एक बिंदु रखा है, उन्होंने 16-17 जो उनके शर्तें वो हैं, उसमें उन्होंने एक पॉइंट ये भी रखा है कि अगर आप आम जनता को प्रभावित करने के लिए अपने घोषणा पत्र में कोई चीज जारी कर रहे हैं तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि इसके लिए आप व्यवस्था कहां से करेंगे, आप आर्थिक साधन कहां से जुटाएंगे, क्या आप जनता के ऊपर कोई नया टैक्स लगाएंगे, क्या जो वर्तमान आपके पास आपका वित्त विभाग है, जो बजट है, उसी में आप इसका समायोजन करेंगे। तो ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा, ये उनके निर्देश है। पर सवाल ये है कि आप देखिए कि इतनी घोषणा पत्र, सब संकल्प पत्र ये सब लोगों ने जारी कर दिया, अनेक दलों ने, है ना। क्या चुनाव आयोग की कोई टिप्पणी आई कि आप ये पैसा ये कहां से लाएंगे? आपने ये आर्थिक साधन बताया नहीं, आपने ये नहीं बताया कि हम करेंगे क्या। तो ये उनका भी दायित्व तो नहीं बनता क्या चुनाव आयोग का
कि जब आपने नियम कानून बनाए हैं, आपने ऐसा किया है तो आप उसमें नकेल डालें, लेकिन नहीं, चुप्पी साधे बैठी है चुनाव आयोग। तो इससे क्या है कि जब वो चुप्पी साध ली तो फिर चाहे कोई भी दल हो, राजनीतिक दलों को तो एक तरह से इनडायरेक्ट में छूट मिल गई। कुछ भी बोलते रहो, अरबों खरबों के बोल दो, हम ये कर देंगे, हम भोपाल को दिल्ली बना देंगे, लेकिन दिल्ली को निगम सर, यही तो बात है कि जनता सब कुछ जानती है और जनता हिसाब तो देती है। अच्छा, त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। त्रिपाठी जी, हम बात करेंगे इन 8 जिलों की, क्योंकि बातें तो बड़ी लंबी हो जाएगी, उस समय हमारे पास कम है। 8 जिलों की बात करेंगे। राहुल गांधी और आपके पार्टी के नेता लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाले, न्याय दिलाने की बात भी आप लोगों ने कही है। कुछ जगह राहुल गांधी की मजबूती दिखाई दी, परिपक्वता दिखाई दी। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी लोगों को इंसाफ दिलवा पाएंगे? अब तो राहुल गांधी जिस मंच पे जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, लाल डायरी लेके रखते हैं, खुद अपने न्याय की बात करते हैं, संविधान खतरे में है, इस तरीके की बात आती है। सर, जिस तरीके से आप लोग प्रचार करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, क्या ये बातें सही है? आप जैसे पार्टी जो इतने साल देश को चलाई है, बड़े पार्टी के बड़े नेता हैं, वो संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र खतरे की बात करते हैं। आपके जो गाड़ी वाहन चलते हैं, प्रचार होता है, लोकतंत्र को बचाने की बात आती है। सर, हम हिंदुस्तान में हैं, मध्य प्रदेश में हैं, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि लोकतंत्र खतरे में है? क्या इस तरीके की बयानबाजी होनी चाहिए? देखिए, निश्चित ही संविधान बचाने की जब बात की जाती है तो उसका कारण क्या है? जब भाजपा के सांसद भरे सभा में ये बात कहते हैं कि 400 पार कर देंगे तो संविधान को बदल के रख देंगे, तो निश्चित ही चिंता की बात है। चंडीगढ़ के महापौर चुनाव में किस तरीके से पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दूषित करने का कार्य भाजपा ने किया, ये वीडियो के माध्यम से हम सभी ने देखा। तो लोकतंत्र खतरे में। जब इन सारी बातों के लिए हम बात करते हैं तो हमारे पास आधार है, ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, जो कृत्य है उसको हम कहते हैं कि हम उसमें न्याय दिलाएंगे। और निश्चित ही आज जो मूल मुद्दे की बात है, अभी जो अगले चरण का चुनाव होने वाला है, उस सभी जगह पे भाजपा के सांसद है। आप उनकी उपलब्धियां पूछ लीजिए, उनका रिपोर्ट कार्ड पूछ लीजिए। आज भी उस क्षेत्र में कई जगह ऐसी है जहां पे रेल लाइन का वादा पिछले 5 चुनावों से ही लोग कर रहे हैं। इनके सांसद भारी बहुमत से जीत जाते हैं, उसके बाद क्षेत्र की जनता के बीच से गायब हो जाते हैं। चुनाव आते हैं, पिछले 5 साल पहले आए थे, 5 साल बाद आए। आप इनसे सवाल यह होना चाहिए कि आपकी 5 साल की उपलब्धियां क्या रही, क्षेत्र के विकास के लिए आपका योगदान क्या रहा, क्षेत्र की समस्या को आपने देश की संसद में कितनी बार उठाया। तो निश्चित इन सारी चीजों के जवाब, इन सारे प्रश्नों के जवाब जब भाजपा के पास में नहीं होते तो वो प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है। दुर्भाग्य की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां बताने की जगह जो उन्होंने वादे किए थे, आज देश की जनता उनसे पूछना चाहती है 2 करोड़ रोजगार की जो आपने बात कही थी, वो 2 करोड़ रोजगार कहां है? आपने जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी, महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कही थी, 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था, वो आपने नारा दिया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। निश्चित ही आदरणीय निगम जी ने जो बातें कही कि मूल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, मूल मुद्दों की जगह भाजपा और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? मंगलसूत्र, पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम। आप कह रहे हैं कर्नाटका और आंध्र में ओबीसी के, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ओबीसी के, आप तो सही ट्रैक पे रहते हैं। मिलन जी ने एक बात कही कि ओबीसी लोकतंत्र को खतरे में बता दिया। तिवारी जी, आप ये बताइए त्रिपाठी जी, 5 साल तक आप विपक्ष की भूमिका, 10 साल से विपक्ष की भूमिका में हैं। 10 साल आप क्या कर रहे थे? चुनाव के समय आपको याद आ गया कि लोकतंत्र खतरे में है, आपको उठना चाहिए, आपको सड़कों में आना चाहिए। जिस तरीके से बीजेपी हजारों किलोमीटर की पदयात्रा राहुल गांधी जी ने की है, और इस देश के इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं रहा जो हजारों किलोमीटर पैदल चल के जनता के बीच में जाके उनके दुख दर्द को समझ रहा हो, उनके दुख दर्द को महसूस कर रहा हो, उनके दुख दर्द के लिए आवाज उठा रहा हो। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पैदल पैदल जनता के बीच में गए। जलते हुए मणिपुर में भाजपा के एक भी नेता, एक भी महिला केंद्रीय मंत्री और देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत तक नहीं हुई कि जलते हुए मणिपुर में जाए, वहां के लोगों की समस्या को सुने। उनको वहां पे कहीं ना कहीं जाना चाहिए था, पर वो वहां नहीं गए। वहां हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जनता कहीं ना कहीं आप गए, आप लोगों के दुख दर्द में पहुंचे, जनता यही तो देखती है और भुनाती भी जनता है। तिवारी जी, अभी तो आपकी मजबूती बनेगी। भार्गव जी आपके पास आएंगे, समय कम है, त्रिपाठी जी समय कम है, भार्गव आपके पास आएंगे। भार्गव जी, 8 जो ये चौथे चरण का चुनाव होना है, मतदान पड़ने वाले हैं, 8 जिले हैं, 8 जिलों में आपने क्या कुछ निचोड़ निकाला? सरकार आपकी रही, केंद्र में भी, राज्य में भी, सांसद भी आपके रहे, विधायक भी आपके रहे, क्योंकि आपका गढ़ माना जाता है। क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं इन 8 जिलों की? क्या कुछ आप काम करेंगे? क्या आप इनको दिलासा देंगे कि आपके लिए क्या काम होगा? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। आवाज नहीं आ रही मिलन भाई। राष्ट्र बढ़ाने की श्रेणी में जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि संयोगवश है, और ये जिस प्रकार की स्थितियां निर्मित कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है,
ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रही है। सर हमने आपसे कांग्रेस के सवाल नहीं किया, प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं की, 8 जिलों की बात की। हिंदू मुसलमानों की आप धर्म की राजनीति आप करते आए, धर्म के आधार पर देश के टुकड़े आपने करे, आपके ही नेता बीच चुनाव में तो पाकिस्तान पर बात कर रहे हैं, तो ये क्यों प्रासंगिक नहीं होगा? भार्गव जी माफी चाहता हूं, मुद्दों की बात कर लेते हैं। सरकार आपकी है भार्गव जी, इन 8 जिलों में आपने क्या कुछ देखा है, क्या जरूरत है, इन 8 जिलों में आपने क्या काम किया है जो 8 जिलों के लोग, लोकसभा क्षेत्रों के लोग आपके वोट डालने के लिए जाएंगे, मतदान करने के लिए जाएंगे, जिनके पास आपके प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री जा रहे हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, क्या करेंगे उनके लिए? देखिए, पहली बात तो आपके प्रधानमंत्री आपके हमारे सब नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, आपके पार्टी के प्रधान, आपके पार्टी के नेता के तौर पर, स्टार प्रचारक के तौर पर जा रहे हैं, तो आपका कहना लाजमी है चुनाव के बाद। जल योजना के माध्यम से घर घर जल पहुंचाने की योजना करी, वो 8 सीटों पर भी है। 4 करोड़ यदि आवास बनाकर दिए 10 वर्षों में, वो वहां भी बने हुए। 60 IIT 7 IIM बनाकर 300 मेडिकल कॉलेजेस देश में निर्मित इन 10 वर्षों में किए हैं, तो ये भी सबके समक्ष है। और जिस प्रकार से हम घर घर जाकर लोग, महिलाओं की जो बड़ी समस्या थी शौचालय को लेकर, उस दूर करने की दिशा में यदि आगे बढ़े हैं, तो ये भी वहां पर काम किए। सड़कों का जाल है, उद्योगों का जाल बिछाकर लोगों को रोजगार दिया। अभी विवेक भाई की बात सुन रहा था, रोजगार और बेरोजगारी को लेकर बहुत चिंता करते हैं, लेकिन शायद अध्ययन नहीं करते कांग्रेस के लोग। इनको अध्ययन करना चाहिए पीएफ अकाउंट का। पीएफ अकाउंट के बारे में मिलन भाई भ्रांति आपकी दूर कर दूं, पीएफ अकाउंट के बारे में आपकी भ्रांति दूर कर दूं, उसकी उपलब्धि, उसका क्रेडिट आप मत लीजिए। पीएफ अकाउंट तो खुलवाना हर एक भारतीय का अधिकार है, जो भी व्यापार कर रहा है वो पीएफ अकाउंट खुलवाएगा ही। अब अकाउंट की संख्या बढ़ रही है तो उसमें आपकी क्या उपलब्धि है? आत्मनिर्भर बन गए। आज जीएसटी हर एक आदमी दे रहा है, कर संग्रह बड़ा है, तो उसमें आपकी क्या उपलब्धि है? चलिए ठीक है भार्गव जी। निगम जी, आज भी निगम जी हमारा सिंपल सा सवाल है, इन 8 जो लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, देवास को क्या मिलेगा, उज्जैन को क्या मिलेगा, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, इनको क्या मिलने वाला है? शायद जो यहाँ की जनता देख रही होगी वो समझ नहीं पा रही होगी। ऐसे मुद्दे हैं जिनका इन जनताओं का ताल्लुकात नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें वो लोग नहीं जानते। जिन लोगों को सरकार खाना मुफ्त में देती है, आवास फ्री में देती है, रहने के लिए कपड़े उनके पास नहीं है, वो सर ये लंबी लंबी बातें नहीं सुन पाते हैं, नहीं झेल पाते हैं। निगम जी, आखिरी सवाल आपसे। क्या है कि जो आपने 8 जिलों की बात करी, मालवा क्षेत्र, निमाड़ की, तो निश्चित रूप से आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं कि अभी तो सबसे पहला जो माहौल बना हुआ है वो ये बना हुआ है, और चिंता का विषय चुनाव आयोग के साथ साथ राजनीतिक दलों के जो नेता, उनके दिमाग में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो ये है कि किसी भी तरीके से वोट का परसेंटेज बढ़ाना है। और आपकी जानकारी को बता दें कि 2019 में जो इन क्षेत्रों में चुनाव हुए थे, उस समय वहाँ 75.65% वोटिंग हुई थी पिछले 19 में, है ना। अभी ये है कि किसी तरह भी हर दल के साथ साथ चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग भी। निगम जी माफी चाहता हूं, वक्त कम है, लेकिन अभी आपकी बातों से यही समझ में आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना चुनाव आयोग के लिए भी चैलेंज है। जी, दोनों प्रवक्ताओं के बीच में एक नोटा की बात आई जी, नोटा वोट की बात आई। आपकी जानकारी में है कि यही मालवा क्षेत्र है और वही रतलाम एक जिला क्षेत्र है जहां पिछले बार ये नोटा के जो वोट पड़े थे, वो आपको मालूम है वहां मैं कम से कम 50,000 के लगभग जो है 2019 में के चुनाव में, एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, 50,000 के 43,000 समथिंग वोट जो है नोटा के पड़े थे। अब बताइए निगम, बहुत हैरानी की बात है कि नोटा मतलब कोई भी पार्टी, किसी भी प्रत्याशी पर भरोसा नहीं है, इसलिए लोग नोटा पे जा रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस खास डिबेट का हिस्सा बने। लेकिन जो देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, चौथे चरण की वोटिंग होनी है, मध्य प्रदेश में भी होनी है। जनता की अपेक्षाएं और आशाएं यही रहती है कि शायद कोई सरकार आएगी, कोई ऐसा नेता आएगा जो हमारे लिए मसीहा बनेगा, हमारी आवश्यकताओं को समझेगा, हमारी जरूरतों को परखेगा और पूरा करने का काम करेगा। जनता वोट देती है देश की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए, लेकिन जिस तरीके की बयानबाजी, जिस तरीके की बातें, जिस तरीके की कहानियां हमारे देश और प्रदेश में बन रही है, जनता चीजों को समझती है।
जनता वोट देती है और 4 तारीख को इस चीज का नतीजा निकलेगा कि आखिर जनता किसको अपना मसीहा बनाती है, किसके पक्ष में वोट देती है और जो सत्ता की चाबी है, देश की चाबी है, वो किसके हाथ में सौंपती है। देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जुड़े रहो और देखते रहें स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।